नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना रात के करीब 2 बजे की है। आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने गुमला पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 3:30 बजे आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में रखी बैटरी सहित सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। पिछले साल भी दुकान में दिवाली के दूसरे दिन भीषण आग लगी थी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। पिछले साल की घटना को लेकर दुकान संचालक सतर्क थे, लेकिन इसके बावजूद भी अगलगी की घटना हो गई, जिसमें भारी नुकसान दुकान संचालक को पहुंचा है। वहीं देखिए, देवघर पुलिस मोहनपुर और सोनराय ढाढ़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 बाइक और 26,500 रुपए कैश बरामद किए हैं। यह सभी फर्जी सिम कार्ड के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर ओटीपी हासिल कर लोगों से पैसे ठगी किया करते थे। इसके अलावा पीएम किसान समृद्धि योजना और बाढ़ सूखा राहत की मुआवजा राशि को दिलवाने के नाम पर भी ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए पीएम किसान समृद्धि योजना और बाढ़ सुखाड़ राहत कोष के लाभुकों को लाभ दिलाने के नाम पे ठगी करते थे और उन लोगों को जो सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, उसी में वो सेंध लगाकर साइबर अपराध किया करते थे। कुल 13 मोबाइल फोन, 19 सिम, 2 एटीएम कार्ड, 1 बाइक और नगद 26,500 रुपये। और धनबाद में दीपावली के दौरान बेखौफ अपराधियों ने लोगों में भय फैलाने के लिए फायरिंग की। लोयाबाद थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां 20 की संख्या में आए अपराधियों ने 40 धौड़ा काली मंदिर के पास दर्जनों राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी की घटना में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की हालत फिलहाल गंभीर है और उसे SNMMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी लोयाबाद इलाके के बाहर से आए थे और फायरिंग के बाद अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। अभी तक किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सिमडेगा प्रशासन पर्यटन स्थलों के विकास में जुटा है। वहीं दूसरी ओर विकास कार्य में जुटे ठेकेदार सरकार और प्रशासन के प्रयासों को नाकाम करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला सिमडेगा के पर्यटन स्थल कोलेबिरा भंवर पहाड़गढ़ से आया है, जहां टूरिस्ट शेड निर्माण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसमें ठेकेदार पर घटिया काम करने का आरोप लगा है। बिना ईंट सोलिंग किए ही मिट्टी पर ढलाई की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर जिला पर्यटन पदाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण किया और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही एस्टीमेट के आधार पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। जैसा कि हमको कुछ दिन पहले हमको खबर मिला यहाँ से कि जो हमारा भंवर पहाड़ पर्यटन स्थल है, जो ग्रुप डी में नामित है, उसका काम में अनियमितता पाई जा रही है। तो अभी तक मेरे को पता लग रहा था फ़ोन से, आज मैंने खुद स्थल का निरीक्षण किया और ये पाया गया कि वाकई में काम का कुछ अनियमितता है, जिसकी वजह से ठेकेदार को मैंने बोला है कि काम अभी मत देखिए, अभी स्टार्ट नहीं होगा बिल्कुल, जब तक से एस्टीमेट नहीं आएगा। और जो भी यहाँ पे भंवर पहाड़ पे काम होने वाले हैं, ये टोटली एस्टीमेट के अकॉर्डिंगली ही काम होंगे। इसके अलावा कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसको तोड़वा के फिर से बनवाया जाएगा। झारखंड में 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 252 पद को लेकर 19 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा को लेकर अब अभ्यर्थियों की ओर से जांच की मांग लगातार की जा रही है। अभ्यर्थियों ने एक ही कमरे से सीरियल बैठने वाले अभ्यर्थियों के पास होने पर आपत्ति जताई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच कर राज्य के छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित विपक्ष के कई विधायकों के समक्ष अपनी पीड़ा रखी है।
ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक ही कमरा से, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एग्ज़ाम है जेपीएससी, वो राज्य सरकार का सर्वोच्च एग्ज़ाम है और यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कोई भी एग्ज़ाम में, ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, एक एक नंबर के लिए लोगों को 30-30 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग पास नहीं कर सकते हैं, बट ये जांच का विषय है, क्योंकि एक ही कमरा से क्यों पास किए, और एक ही कमरा भी नहीं है, ये दूसरा एक और दूसरा जिला से भी मिला गया। ये ब्लॉक लेवल पे एग्जाम करवाया गया। ना वहाँ के पर्यवेक्षक जो भी थे वो ट्रेंड नहीं थे, ना सीसी कैमरा था, ना कहीं पे इन्विजिलेटर लोग का साइन वगैरह, सब कुछ छूटा हुआ है। ये जांच का विषय है कि वो छात्र कौन है, उनका संबंध किनके साथ है। अगर उनका पर्यवेक्षक के साथ संबंध है तो फिर ये तो गड़बड़ी है, महागड़बड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर, माननीय उच्च न्यायालय से हम आग्रह करते हैं कि इसे स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि 20 साल से अगर यदि वह जेपीएससी नहीं सुधर रहा है तो इस पर आप बच्चे कितना कोर्ट के पास में जाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे। इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जेपीएससी को रद्द कीजिए और यूपीएससी से हम लोगों का परीक्षा करवाइए। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे। मोदी ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। उन्होंने करीब 15 मिनट तक केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। अपने कार्यकाल में केदारनाथ के 5वें दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के बाद विश्व कल्याण की कामना की। पीएम ने मंदिर में पूजा के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वे कुछ देर के लिए यहां ध्यान पर भी बैठे। पीएम मोदी ने यहां करीब 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। और देखिए, बाबा धाम के विकास की अब उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और वहां पर पीएम ने पूजा अर्चना की और कई करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और कई देर तक वो ध्यान पर भी बैठे। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल और प्रतिमा का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि इस आयोजन में देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग को भी एक साथ जोड़ा गया है। इस दौरान देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम भी ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से ही देश के 12 ज्योतिर्लिंग का लाइव दर्शन किया। देवघर के बाबा मंदिर में शिव और पार्वती मंदिर के बीच भव्य स्टेज बनाया गया था। इसके अलावा देवघर के प्रसिद्ध कलाकारों की ओर से भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए, साथ ही पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। इस दौरान बाबा मंदिर में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश के साथ ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा मंत्री आपको नजर आ रहे हैं स्पष्ट तौर पर, ये आदि शंकर के सामने। तो देखिए, बाबा मंदिर में एक भव्य स्टेज बनाया गया। देवघर के बाबा मंदिर में इसका लाइव प्रसारण किया गया। जहाँ पर देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को और आगे बढ़ाने का संकल्प इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। जो आपदा में, केदार में जो आपदा आया था, केदार धाम में जो आपदा आया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करके ठीक करने का काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। ये स्पष्ट देखने को अवसर मिला और साथ साथ आदि शंकराचार्य की मूर्ति वहाँ अनावरण करके हम सब लोग मानते हैं कि आदि शंकराचार्य के जीवन से और उनके आध्यात्मिक संदेश से हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा का प्राप्त हुआ। वहीं रामगढ़ में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिके के मंदिर का पट रात भर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहा। इस दौरान 13 कुंडों में विश्व शांति के लिए हवन किया गया। इस मौके पर विशाल महाभंडारे का भी आयोजन किया गया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देश भर से सैकड़ों की संख्या में साधु संत और तांत्रिक पहुंचे और रात भर साधना में जुटे रहे। इस दौरान मां छिन्नमस्तिके मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। काली पूजा में चंडी पूजा और सप्तशती पाठ के बाद 13 बकरों की बलि दी गई। इसके बाद देवी देवता का आवाहन किया गया। वहीं 500 किलो दूध से बनी खीर का भी भोग लगाया गया। साधक अपने अपने तरह तरह की साधनाओं को अपने गुरु के मार्गदर्शन में
करते हैं और माँ काली को प्रसन्न करने के लिए अपने जो कामना रखते हुए अपने समस्त कृत्यों को अपने गुरु की सानिध्यता में, गुरु के देख रेख में संपन्न करते हैं। समाज के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यह जप तप किया जाता है और यह तप करने से लोगों का शुभ कामना, मंगल कामना और हम लोग स्वस्थ कामना के लिए यह प्रत्येक वर्ष हम लोग सनातन धर्म और सभी धर्मों के लोगों के भलाई के लिए यह कार्य हम लोग करते हैं। वहीं राजधानी रांची में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मां काली की पूजा अर्चना की जा रही है। शहर के कई स्थानों पर मां काली की मूर्ति स्थापित की गई है। साथ ही मध्य रात्रि को मां काली की पूजा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरे उत्साह के साथ की गई। हालांकि इस बार भव्य पंडाल या आकर्षक विद्युत सज्जा देखने को नहीं मिला। वहीं काली पूजा समिति ने भोग वितरण का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है। रांची में मां काली पूजा पंडाल का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। दीपावली की मध्य रात्रि को मां काली की पूजा होती है। राजधानी रांची के कई ऐसे स्थान हैं जहां मां काली विराजमान हो चुकी हैं, उनकी पूजा हो चुकी है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही अगर हम कहें तो पंडालों के निर्माण की बात करें, साज सज्जा की बात करें, इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसका उल्लंघन ना हो। लेकिन मां काली की पूजा अर्चना में कहीं भी कोई उत्साह में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। जो उनके भक्त हैं वो लगातार देर रात तक पूजा अर्चना उन्होंने की मां काली की, और सुबह से ही फिर से एक बार हम कह सकते हैं कि लोगों का आना जाना अब शुरू हो गया है। हमारे साथ पूजा समिति के भी सदस्य हैं। आप लोगों ने इस बार जो कोरोना गाइडलाइन है और सरकार ने जो कही है, क्योंकि यहाँ बहुत भव्य पंडाल हर साल होता है लेकिन एकदम साधारण है। हाँ जी, कोरोना गाइडलाइन क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया था उसी के हिसाब से हम लोगों ने पूजा किया, क्योंकि और भोग भी हम लोग कल रात में ही जो थोड़ा बहुत जो यहाँ बनता है, जो माता का चढ़ता है, वही भोग हम लोग बांटे और आज का कोई भी ये नहीं है भोग का। अच्छा, कोई किसी भी तरह का कोई अगर आप और आयोजन आप नहीं कर रहे हैं जिससे कि कहीं कुछ नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइन दे दिया है तो उसको, और कोरोना का ये है तो इसलिए भी हम लोगों ने नहीं किया कुछ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। एक और अगर हम पूजा की बात करें तो ये जो ढाक आप देख रहे हैं ये बांकुड़ा से आए हैं, बांकुड़ा से लोग आते हैं और इसी तरह ढाक पे माँ की बुलाया जाता है। माँ की विदाई की अगर हम बात करें, पूजा पंडाल में अगर हम आपको देखने को सुनने को मिलता कहाँ से आए हैं और कितने लोग, क्योंकि आप लोग तो दुर्गा पूजा के समय ही आ जाते हैं और माँ काली की पूजा के बाद ही जाते हैं। বাঁকুড়া থেকে এসেছি আমরা এখানে মোটামুটি 10 বছর ধরে আসছি আমরা এখানে যে কমিটি মেম্বার এখানে প্রত্যেক লোক আমাদেরকে খুব ভালোবাসে। पहले 4 लोगों की टीम आया करती थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के दौरान या कोरोना संक्रमण के दौरान संख्या घट गई है। पूजा में मैंने जैसा कि कहा कि उत्साह में तो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी इस गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो और हर एक श्रद्धालु के मन में यही भाव है कि माँ काली के का आशीर्वाद इस तरह से हो कि अगली बार पूरे उत्साह के साथ, पूरी खुशी के साथ पूजा अर्चना कर सके और कहीं से भी कोरोना संक्रमण बाधा ना बने। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। वहीं दीपावली के बाद अब ट्रेनों में छठ के लिए घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ नजर आने लगी है। बिहार से आने और जाने वाली ट्रेनों में छठ को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं कई ऐसे यात्री भी हैं जो रांची के आसपास के दूसरे जिलों से छठ पर अपना व्यापार करने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। दरअसल छठ को लेकर राजधानी रांची में सड़कों के किनारे दीपावली के बाद से ही बाजार लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में बांस का काम करने वाले ग्रामीण काफी संख्या में अपना सामान लेकर रांची पहुंचते हैं। आए हुए हैं, बंगाल से रांची आए हुए हैं। तो साल में हमेशा आते हैं? साल में हाँ, हमेशा आते हैं हम लोग। हाँ, साथ में ही है, साथ में ही। तो छठ पर घर आकर कितनी खुशी मिलती है? बहुत अच्छा लगता है। लोहरदगा से आ रहे हैं हम लोग रांची छठ पे, यहाँ दुकानदारी करते हैं अपर बाजार पे। बस यहाँ 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए? हाँ, 5 दिन के लिए हम लोग यहाँ रुकेंगे और फिर उसके अगले सुबह ही हम लोग यहाँ से लोहरदगा वापस चले जाएंगे। कितनी कमाई हो जाती है? वही लगभग हम लोग का कमाई यहाँ पे 10 से 15 हज़ार।
हो जाता है। क्या बेचते हैं आप लोग? बस छठ का सामान, पूजा का सामान, सारा सामान। वहीं सिमडेगा में जिला प्रशासन के सहयोग से सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है। इसे मॉडर्न लाइब्रेरी की तर्ज पर संवारा गया है। साथ ही इसके जरिए जरूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस लाइब्रेरी का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से होगा। साधन विहीन लोगों के लिए ये लाइब्रेरी 24 घंटे और 7 दिन निःशुल्क रहेगा। साथ ही लाइट और पानी के इंतजाम के साथ बैठकर पुस्तक पढ़ने के लिए अच्छे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन ने लाइब्रेरी को जनता को समर्पित किया है, जिससे हर कोई लाभ उठा सकता है। सिमडेगा जिले में पहली बार जिले के बच्चे बच्चियों के सर्वांगीण विकास एवं बच्चों के शिक्षक के उच्चतम विकास के लिए 24/7 केंद्रीय लाइब्रेरी समृद्ध की गई है। साथ ही समय समय पर प्रॉपर यूज करें, इसके लिए भी हम लोग नियमावली की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं और इच्छुक व्यक्ति जो पुस्तक दान करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। शुरुआत में जिले के सभी पदाधिकारी कर्मचारी सहयोग राशि के रूप में कुछ अंशदान करेंगे, ऐसा भी हम लोग विचार कर रहे हैं और समय समय पर सभी पदाधिकारी इसकी विजिट करेंगे, ऐसा भी हम लोग नियमावली में दर्शा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने हलचल मचाई है। क्रिप्टो में उछाल जारी रहने के चलते इथर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। शुक्रवार को इथर $4,400 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसने मई 2021 में $4,379 के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 510.4 बिलियन है। 2021 में ये करेंसी 476% बढ़ चुकी है। मार्केट में चर्चा है कि यूएस रेगुलेटर्स जल्द ही इथर बेस्ड ETF को मंजूरी दे सकते हैं। ये खबर भी इस करेंसी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। क्रिप्टो पंक NFT $530 मिलियन में बिका। ऑन पेपर ये अब तक का सबसे महंगा NFT है। गुरुवार को किसी ने क्रिप्टो पंक NFT 1,24,457 इथेरियम यानी लगभग $532 मिलियन में खरीदा। हालांकि कैच ये है कि जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किया उसने ये NFT अपने पास से ही खरीदा है। क्रिप्टो करेंसी की तरह NFT भी डिजिटल वॉलेट में रखे जाते हैं। एक इंडिविजुअल्स कितने वॉलेट बना सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किया उसने NFT को वॉलेट A से वॉलेट B में ट्रांसफर कर दिया, फिर वॉलेट C से वॉलेट B से $532 मिलियन में NFT खरीदा और इसे तुरंत वॉलेट A में ट्रांसफर कर दिया। स्क्विड गेम क्रिप्टो की कीमत एक दिन में 2400% बढ़ी। स्क्विड गेम क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम नेटफ्लिक्स की हिट साउथ कोरियन सीरीज के नाम पर है, इस क्रिप्टो करेंसी ने 24 घंटे में अपनी कीमत में 2400% का इजाफा करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्क्विड गेम क्रिप्टो ने पिछले 20 अक्टूबर को अपनी प्री सेल शुरू की और इस क्रिप्टो के व्हाइट पेपर के मुताबिक ये 1 सेकंड में बिक रहा है। CNBC ने कहा ये पहली बार नहीं कि किसी पैरोडी क्रिप्टो ने ये मैसिव हाइप देखा है। जैसे कि एक दूसरी क्रिप्टो शिबा इनू कॉइन जो एक मेमे से इंस्पायर्ड थी, अभी भी उसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है और नई क्रिप्टो स्क्विड गेम में भी यही ट्रेंड देखा जा रहा है। मंगलवार को इसकी कीमत महज 1 सेंट थी जो शुक्रवार तक बढ़कर $4.39 तक पहुंच गई। इस करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $174 मिलियन से ज्यादा है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और आइए आप देखते हैं न्यूज़ 18 की खास पेशकश भाभी तेरा देवर दीवाना की कुछ झलकियां।
एंड वेलकम, कैसे हैं आप सब। ये सब बातों का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत 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 कुछ है बताने को। मतलब इतना कुछ है बताने को सिर्फ और सिर्फ इसी शो में, जिसका नाम है भाभी तेरा देवर दीवाना। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। दोस्तों, आजकल कलर्स पर चढ़ा हुआ है पंजाब का नशा। सीरियसली, आप चाहे छोटी सरदारनी देखो या उडारिया देख लो, कलर्स की ऑडियंस पंजाबी शोज को कुछ ज्यादा ही प्यार देने लग गई है। सीरियसली, फिलहाल बात करते हैं उडारिया। रुत्ता जावन इश्क तेरा ना जावे। क्योंकि उडारिया हर घर में जा चुका है। फतेह, तेजो, जैस्मिन घर घर में पहुंच चुके हैं। और जब वो हमारे घर में पहुंच चुके हैं तो क्या हम उनके घर में नहीं पहुंच सकते? इसीलिए हमारी टीम गई सीधा पंजाब उडारिया के सेट पर। जी हाँ, चंडीगढ़ में। तो आइए आपको दिखाते हैं वहां हमने क्या क्या किया। नो न्यूज़। ऐसे करके आगे कोई सिक्योरिटी कोई। देख रहे हो और भाई जीजे। मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि हमें तो अच्छा लगता है कि पंजाब में शूट कर रहे, रोज छोले भटूरे खा रहे होंगे, रोज लस्सियां पी रहे होंगे, लेकिन इन्हें कैसा लगता है पंजाब में शूट करना? आइए इन्हीं से जान लेते हैं। Already very sleepy. हाथ पे क्या हो गया? हाथ पे ना कल मेरा जस के साथ सीन था, उसने मेरे को ऐसे पकड़ा 10 बार ऐसे, और यहाँ पे मेरे को ब्लू सा हो गया। ओ भाई, आई लव पंजाब, आई लव पंजाबी पीपल एंड आई लव फूड हियर। पहले भी जैसे मैं सॉन्ग्स के लिए यहाँ पे आती थी तो मैं हमेशा भगवान से प्रे करती थी, भगवान जी प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं पंजाब में ही बस जाऊँ। एंड उन्होंने सुन ली। पंजाब में मज़ा भी बहुत आया और हालत भी बहुत खराब है। मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंडी होती है, इतनी गर्मी होती है पंजाब में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इट्स फन। फिर मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ तो बम्बी में कूदे, घोड़े चलाए, सरसों के खेत में घूमे, गलियों में, पिंड में। मजे है ना, कितने मजे हैं इनके। सीरियसली, लेकिन इनके मजे हो ना हो, मजे तो फतेह के बॉस। सीरियसली, यहाँ लोगों को एक नहीं मिलती, फतेह के पास दो। सीरियसली, मतलब लाइफ तो फतेह की सेट है। ये सोच रहे ना आप भी? आइए उन्हीं से पूछ लेते कि उनका क्या कहना है इस बारे में। फतेह से एडवाइस ले लो, एक भी नहीं। दो संभालना बहुत मुश्किल है। फतेह से भी नहीं संभल रही एक्चुअली दोनों। एंजॉय करो, फ्री रहो, बट कभी इन चक्करों में मत पड़ो। फतेह दादा। फतेह, लेकिन फतेह को पता नहीं है कि जस उनकी लाइफ में वापस आ चुका है। इनफैक्ट उन्हें पता है और उसी बात की उन्हें चिंता है। क्यों? क्योंकि उनके और जस के बीच होने वाला है घमासान फाइट सीन। और फाइट सीन्स के बारे में फतेह की कुछ राय है, ऐश्वर्या नहीं, राय नॉर्मल वाली, बात वाली। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। I'm always ready for action. I love action sequences. I do all my action myself. तो मुझे बहुत मज़ा आता है एंड होपफुली ये फाइट सीक्वेंस अभी तक का हमारे शो का बेस्ट फाइट सीक्वेंस होगा। शूटिंग में फाइट सीन करते हुए चोट लगना ये आम बात है, लेकिन जो आम बात नहीं है वो मैं आपको बता दूं कि जब फतेह को शूटिंग में हल्की फुल्की मामूली सी चोट आई है, उस एपिसोड की टीआरपी एकदम टॉप पे गई है। फिर रोज सुबह आते सर फोड़ लिया करना। नहीं इतना भी नहीं करना। मेन ही हो रहा, सर फोड़ लिया तो फेस खराब हो जाएगा। अच्छा, तो हाथ तोड़ लिया करो। अभी ये क्या करवा रहे हो? अभी डंडों के निशान, बिना पिटे डंडों के निशान बढ़ रहे हैं। आगे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उडारिया में कोई भी एक स्टोरी जो है वो बहुत देर तक नहीं चलती, यूं ट्विस्ट आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं उडारिया के आगे वाले सेगमेंट में भी। तो कीप वॉचिंग उडारिया। तुम जस्सू को कुछ बोलोगे और तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? वीरे नो, चलो जाओ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।